नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी बोर्ड पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 है। इसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। ये वन शॉट वीडियो है, रिवीजन वीडियो है, आप सभी को मालूम है। और चैप्टर नंबर 9 आप पुराने बुकों में देखेंगे चैप्टर नंबर 10 है ये, है ना। बुक थर्ड में आपका है, ये पहला चैप्टर है बुक थर्ड का, लेकिन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर नंबर 9 रहेगा ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से भारत में ब्रिटिश राज का आगमन होता है और अंग्रेजों ने भारत में टैक्स एकत्रित करने की जो भी व्यवस्थाएं लागू किया था उसके बारे में चैप्टर वर्णन करता है। तो हम चलेंगे पीडीएफ में, और पीडीएफ में एक एक जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में, जितने भी टॉपिक्स आपके दे रखे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। तो चलिए चलते अपनी पीडीएफ में और एक एक करके सभी टॉपिक को समझना स्टार्ट करते हैं। सो प्यारे बच्चों, हमारा पीडीएफ ओपन हो चुका है। अगर आप एनसीईआरटी बुक में जाएंगे, एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे इस चैप्टर में पहला टॉपिक है बंगाल और वहाँ के जमींदार। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है कि सबसे पहले जो ब्रिटिश राज की स्थापना हुई थी वो बंगाल में ही हुई थी, है ना। बंगाल के ही एक राजा थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में हरा दिया था। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद ही, युद्ध में हारने के बाद वहाँ पे क्या होता है, ब्रिटिश राज का आगमन हो जाता है। और सबसे पहले बंगाल से उन्होंने क्या किया था, टैक्स एकत्रित करने की जो भी व्यवस्थाएं होती है उसको लागू करना शुरू कर दिया था। भू राजस्व की जितनी भी नई प्रणाली है उसको लागू करना शुरू कर दिया था। तो आप अगला टॉपिक देखेंगे तो वर्धमान में की गई नीलामी की एक घटना का वर्णन कर रखा है। वर्धमान क्या है, बंगाल में एक जगह का नाम है। ठीक है, यहाँ पे 1797 होगा, 1997 लिखा गया है, आप सही कर लेना। 1797 की बात है जब एक ज़मीन वर्धमान की एक नीलामी, मतलब ज़मीन की एक नीलामी की गई थी। वर्धमान के राजा द्वारा उनकी जो भू संपदाएँ थी, उनकी अनेक जो संपदाएँ थी उसको बेचा जा रहा था। होता क्या है कि 1793 में वहाँ पे इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया जाता है। देखो, इस्तमरारी बंदोबस्त की विशेषताएं इस टॉपिक में समझाने की कोशिश की गई है, और आपके टॉपिक के लिहाज से इस्तमरारी बंदोबस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस्तमरारी बंदोबस्त को हम स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं, ये बात आप सभी को मालूम है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि को निश्चित कर दिया था। इस व्यवस्था में क्या था कि राजस्व की राशि निश्चित कर दी गई थी जो हर जमींदार को अदा करनी होती थी। अब इसमें क्या था कि भाई इस्तमरारी बंदोबस्त में एक निश्चित रकम तय कर दी गई थी कि भाई एक सीजन, मान लो एक वर्ष में आपको ना 2 लाख रुपए देने हैं, तो हर एक वर्ष में आपको 2 लाख देना ही होगा, ना तो कम देना है ना ज़्यादा देना है। ये फिक्स रकम हो गई, इसको देना ही होगा हर हाल में। यही इस्तमरारी बंदोबस्त की खासियत थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे उनके राजस्व वसूलने के लिए उनकी ज़मीनों को क्या कर दिया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था। कि भाई अगर ज़मींदार टैक्स नहीं दे पाए अंग्रेजों को 2 लाख की जो फिक्स रकम है, तो उनकी ज़मीन को क्या कर दिया जाएगा, नीलाम कर दिया जाएगा। वर्धमान के राजा पर राजस्व की भारी रकम बाकी थी, इसलिए उनकी ज़मीन को नीलाम कर दी गई थी। नीलाम में बोली लगाने वाले अनेक खरीदार आए थे, और जिसने सबसे ज़्यादा ऊंची बोली लगाई थी उसको संपदा को बेच दिया गया, है ना। बाद में कलेक्टर को पता लगा कि खरीदार राजा के अपने ही नौकर चाकर और एजेंट वगैरह थे, तो ये धोखाधड़ी वगैरह करते थे। फर्जी बिक्री जो होती थी उसके बारे में भी एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि फर्जी बिक्री से जमींदार अपनी ज़मीनों को नीलामी से बचा लेते थे। उसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, अगला टॉपिक आता है अदा ना किए गए राजस्व की समस्या। तो इसमें वैसे तो कुल मिला के हम समझने वाले हैं कि जो इस्तमरारी बंदोबस्त के बारे में और राजस्व राशि जो है उसको अदा करने में ज़मींदार क्यों चूक जाते थे उसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि जो इस्तमरारी बंदोबस्त की आप बात करेंगे तो ये लगभग 1790 के दशक की हम बात करेंगे। 1790 के दशक के आसपास इस्तमरारी बंदोबस्त को लागू किया गया था। ठीक है, तो इस बंदोबस्त में क्या होता था कि जो बंगाल के जो राजा थे, ताल्लुकदार थे, उनके साथ ये व्यवस्था की गई थी, मतलब ज़मींदारों के साथ ये व्यवस्था की गई थी, या वो जो राजा थे उनको एक तरीके से जमींदारों के रूप में बांटा गया था। और उनको ये कहा गया था कि वो क्या करेंगे, हर गांव, मतलब उनको बहुत सारी ज़मीनें दे दी गई, बहुत सारी गांव दे दी गई। कई बार क्या होता था कि एक ज़मींदार के पास 400 से 500 गांव तक हुआ करते थे। अब इन्हीं गांव से उनको क्या करना होता था, राजस्व की रकम को मतलब जुटाना होता था। उनको ये तय करना होता था कि भाई किस गांव से कितनी राजस्व की रकम लेंगे कि आगे वो मतलब कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे पे कर पाएंगे। तो वो अपना तय कर लेते थे कि भाई इस गांव से इतना, इस गांव से इतना, इस गांव से इतना हमें रकम वसूल करनी है। ठीक है, अब फिर भी जब इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हुई तो उसके बाद जमींदार राजस्व की रकम अदा करने में चूक जाते थे। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। पहला कारण तो ये था कि भाई राजस्व की मांग ना, इस्तमरारी बंदोबस्त लागू होने के बाद राजस्व की रकम बहुत ऊंची रखी गई थी, है ना। राजस्व की मांग बहुत ज़्यादा ऊंची थी। कंपनी की सोच क्या थी कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हमेशा के लिए एक फिक्स रकम निश्चित कर रहे हैं, तो आगे अगर
किसानों की आय बढ़ती है, जमींदारों की आय बढ़ती है, तो उसमें हम कोई हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकते, हमें तो भाई नुकसान होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले ही राजस्व की रकम को ऊंचा रख देते हैं ताकि आगे आने वाले समय में कंपनी को नुकसान ना हो उठाना पड़े, है ना। इस वजह से उन्होंने कंपनी ने ऐसा किया था, लेकिन इसका खामियाजा जमींदारों को भुगतना पड़ा। जमींदार भाई मतलब कई ऐसे कारण थे जी जिस वजह से भाई खेती अच्छी नहीं होती थी, किसान जमींदारों को टैक्स नहीं दे पाते थे, तो उस सूरत में जमींदार आगे कंपनी को टैक्स नहीं दे पाते थे, क्योंकि राजस्व की जो मांग थी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ऊंची थी। दूसरी तरफ भाई कृषि जो था वो संकट से गिर गया था, है ना। यहाँ पे भी फिर 1990 लिखा गया, 1700 आई थिंक यहाँ पे होगा आपका 1790 ही होगा, ठीक है, 1790 आप बताना। डेट में थोड़ा सा भाई मिस प्रिंट हो रखा है, तो इसको आप लोग सही कर लेना, 1790 होगा यहाँ पे आई थिंक 1790। देखो 1790 की व्यवस्था के आसपास इस व्यवस्था को लागू की गई थी। 1793 वैसे एग्जैक्ट डेट क्या है, 1793 जब इस्तेमारी बंदोबस्त को लागू किया गया था, ये डेट जरूर याद रखना। तो उस समय क्या था कि भाई किसानों की जो उपज की कीमत थी बहुत कम थी। अब किसानों की उपज की कीमत कम मिलती थी तो उनको मुनाफा कम हो रहा था, और जब मुनाफा कम होगा तो भाई वो कम जमींदारों को टैक्स नहीं दे पाएंगे किसान। अब जब जमींदार किसानों से टैक्स नहीं ले पा रहे थे तो आगे कंपनी को टैक्स कैसे दे सकते थे, तो ये भी एक समस्या थी। तीसरा राजस्व जो था असमान था, मतलब कि भाई ये था कि भाई एक मतलब सूर्यास्त विधि, यहाँ पे हेडिंग आप सूर्यास्त विधि बना देना, राजस्व का असमान होना हटाओ, सूर्यास्त विधि हेडिंग बना देना कि भाई सूर्यास्त विधि के तहत क्या होता था कि निश्चित तिथि को सूर्य अस्त होने से पहले राजस्व का भुगतान करना होता था, टैक्स की रकम कंपनी को देना होता था। अगर जमींदार नहीं दे पाते थे, सूर्य अस्त होने के बाद अगर टैक्स की रकम देते थे तो उस सूरत में भी उनकी ज़मीनों को नीलाम कर दिया जाता था, है ना। इसके अलावा इस्तेमारी बंदोबस्त लागू करने के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने जमींदारों की शक्ति छीन ली, उनको शक्तिहीन बना दिया, ठीक है। जमींदारों की जो सैनिक टुकड़ियाँ थी वो भंग कर दी गई, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया, उनकी जो भी कचहरी थी वो अंग्रेजों द्वारा नियुक्त जो कलेक्टर थे उनकी देखरेख में दे दी गई, उनके पास जो न्याय करने की व्यवस्था थी, पुलिस की व्यवस्था करने की जो शक्तियाँ थी, सब छीन ली गई थी। तो इस वजह से ज़मींदार के पास पावर ही नहीं था। किसानों पे पहले वो हुक्म जताते थे तो डर के मारे किसान फटाफट भाई टैक्स भी दे देते थे, लेकिन अब नहीं हो पाता था ये सारी चीज़ें, तो इस वजह से भी ज़मींदार टैक्स की रकम अदा करने में चूक जाते थे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे बता रखे हैं। अगला टॉपिक आप देखेंगे, अगला टॉपिक है जोतदारों का उदय। भैया जोतदार कौन होते थे, तो देखिए होता क्या है कि लगभग 18वीं 19वीं सदी की आप बात करेंगे तो बंगाल में धनी किसानों का एक वर्ग उभर के सामने आता है जिसको हम जोतदार बोलते हैं। तो जोतदार कौन थे, धनी किसानों का एक वर्ग था, एक समूह था बंगाल का, है ना। इनके पास 1000 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीनें होती थी। इन्होंने स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी नियंत्रण बना लिया था। गरीब काश्तकारों पर ये शक्ति का प्रयोग करते थे, उनकी ज़मीनों को बटाईदार जोतते थे, और बटाईदार भाई खुद मेहनत करते थे, हल चलाते थे, फसल उगाते थे और उपज का आधा भाग जोतदारों को दे देते थे। तो जोतदारों को बिना काम किए उनको मुनाफा हो जाता था। गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों से बहुत ज़्यादा थी भाई। अब जमींदार भैया कहाँ रहते थे, जमींदार रहते थे शहरों में, और जोतदार कहाँ रहते थे भाई, गाँव में। अब गाँव में रहने का फ़ायदा इनको मिलता था। फ़ायदा क्या मिलता था कि भाई गाँव वालों को अपने पक्ष में रखते थे, गाँव वालों को अपने सपोर्ट में रखते थे, है ना। और जमींदार को जानबूझ के राजस्व की रकम जो है उसको भुगतान करने में देरी करवा देते थे। मतलब जब जमींदार आता था गांव में टैक्स लेने किसानों से तो भाई जोतदार किसानों को मना कर देते थे कि भाई तुम मत दो इसको, इस जमींदार को टैक्स मत दो तुम लोग। तो जमींदार भाई बेबस है, उसको नहीं मिल पाया किसानों से पैसे, तो वो कंपनी को नहीं दे पाता था फिर रकम, और इस सूरत में जमींदारों की ज़मीनों को कर दिया जाता था नीलाम। अब नीलामी के दौरान जोतदारों के पास तो भर के पैसा है भाई, पेटी लेके जाते थे और ऊंची बोली लगा के जमींदारों की ज़मीन को खरीद लेते थे। इस तरीके से जोतदार भी आगे क्या बन जाते थे, जमींदार बन जाते थे। तो इससे भी उनके पावर में और ज़्यादा वृद्धि हो जाती थी। उम्मीद करता हूँ इसको भी आप लोग समझ चुके होंगे। अब अगला टॉपिक आता है जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। इस टॉपिक में क्या समझाया गया, इसमें समझाया गया है कि जमींदार अपनी ज़मीनों को नीलामी से बचाने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाते थे। तो जमींदार भाई अपनी ज़मीन को नीलामी से बचाने के लिए पहला तरीका तो ये अपनाते थे कि वो फर्जी बिक्री का सपोर्ट लेते थे। फर्जी बिक्री में क्या होता था कि अपने ही नौकर चाकर को भाई नीलामी में भेज दिया, और उनके नौकर चाकर ही क्या करते थे, ऊंची ऊंची बोली लगा के ज़मीन को खरीद लेते थे, और ज़मीन को खरीदने के बाद जो ऊंची बोली जो लगाई गई वो रकम जो होती थी वो रकम अदा नहीं करते थे। तो इस सूरत में कंपनी को दोबारा से नीलामी नीलामी का जो कार्यक्रम है उसका आयोजन करवाना पड़ता था। अब उस कार्यक्रम में भी फिर से वही एजेंट वगैरह जो है, जमींदार का जो नौकर चाकर है वही सब शामिल हो गए, फिर से वही प्रक्रिया कर दिया। तो ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती थी, और फिर कंपनी थक हार के उस ज़मीन को पुराने ज़मींदार को ही सौंप देती थी।
दूसरा भाई महिलाओं के नाम भी संपत्ति कर दिया इन्होंने। जैसे कि आप सभी को पता है कि अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था कि भाई जो भी संपत्ति महिलाओं के नाम पे होगा ना उसको नहीं छीन सकते हैं वो, उस पर अधिकार अंग्रेज नहीं जता सकते हैं। अंग्रेज़ों की कानून थी, तो इसको जमींदारों ने अपने सपोर्ट में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, अपनी माताओं के नाम पे, अपनी पत्नी के नाम पे, अपने बेटियों के नाम पे ज़मीन को करना शुरू कर दिया और इस तरीके से अपनी ज़मीन को नीलामी से बचा लेते थे, है ना। बाकी इसमें तो वही जो फर्जी बिक्री वाला पॉइंट से वही समझा रखा है। देखो पुराने जमींदार के जो लठियाल होते थे, मान लो कोई नया जमींदार ने अगर ज़मीन खरीद भी लिया तो पुराने जमींदार के लठियाल जो है वो नए जमींदार को मार पीट के उसको भगा देते थे ज़मीन से, उसको ज़मीन में घुस नहीं देते थे। कई बार क्या होता था कि जो रैयत होते थे वो पुराने ज़मींदार से जुड़ा हुआ महसूस करते थे और इसके प्रति वफादार थे, है ना, और उसको अपना अन्नदाता मानते थे। तो इस वजह से भी कोई नया जमींदार अगर ज़मीन खरीदता था तो किसान उसकी ज़मीन पे खेती करने से मना कर देते थे, है ना। तो इस वजह से भी ज़मीन पे पुराने ज़मींदार का ही नियंत्रण बना रहता था। इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को समझा सकते हैं। आगे देखिए अगला टॉपिक आता है पाँचवीं रिपोर्ट। पाँचवीं रिपोर्ट के बारे में भाई कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर करके जाना। तो पाँचवीं रिपोर्ट 1813 में ब्रिटेन के संसद में पेश की गई थी और ये उन रिपोर्टों में से पाँचवीं थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और उसके क्रियाकलाप के विषय में तैयार की गई थी। मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से अपने प्रशासन को चला रही थी, उसका क्रियाकलाप क्या था, उसको लेके ये रिपोर्ट तैयार की गई थी और 1002 पृष्ठों में था ये, ठीक है। अब इसमें से 800 से भी अधिक पृष्ठ जो थे उसमें रैयतों की अर्जियाँ, विभिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व से संबंधित अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व न्यायिक प्रशासन पर लिखी टिप्पणियाँ थी। मतलब राजस्व से जुड़ी जो बातें थी उसका बड़ा ही ज़्यादा वर्णन इसमें किया गया था। अब देखो इसको लिखने का मेन पर्पस क्या था, तो लिखने का मेन पर्पस ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एकाधिकार थी भारत और चाइना के व्यापार में, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एकाधिकार है उसको ख़त्म करने के लिए पाँचवीं रिपोर्ट को लिखा गया था, है ना। ब्रिटेन के बहुत सारे उद्योगपति जो थे और बहुत सारे जो मतलब बिजनेसमैन थे वो चाहते थे भारत के साथ व्यापार करना, लेकिन आप सभी को पता है कि ब्रिटेन में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। तो पाँचवीं रिपोर्ट जो तैयार करने वाले थे वो पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के का जो एकाधिकार था भारत में उसको ख़त्म करना चाहते थे। कई राजनीतिक समूह का कहना यह था कि बंगाल पर मिली जीत का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल पा रहा है, पूरे ब्रिटेन राष्ट्र को नहीं। कंपनी के कुशासन पर ब्रिटेन में गर्मा गर्म बहस चल रही थी। मतलब पाँचवीं रिपोर्ट में पूरी तरीके से बताया गया था कि कुशासन को बढ़ावा दे रही है ईस्ट इंडिया कंपनी और इसको लेकर बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहस चला था। कंपनी के अधिकारियों के लोभ, लालच और भ्रष्टाचार की ब्रिटेन के समाचार पत्रों में बहुत तेज़ी से छापा जा रहा था। ये सब पाँचवीं रिपोर्ट की बदौलत ही हो रहा था। लेकिन देखो पाँचवीं रिपोर्ट में भी बहुत सारी कमियां थी, है ना। पाँचवीं रिपोर्ट को आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत ही सावधानी से पढ़े, क्योंकि पाँचवीं रिपोर्ट को तैयार करने वाले जो थे ना सारे, जिन्होंने पाँचवीं रिपोर्ट को लिखा था वो सब कंपनी की आलोचना करने पे तुले हुए थे। पाँचवीं रिपोर्ट में जमींदारों की सत्ता का जो पतन जो था उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताया गया था। मतलब जमींदार के बारे में बताया गया था कि जब जमींदारों की ज़मीनें नीलाम की जाती थी ना तब कंपनी को बहुत मुनाफा होता था। लेकिन आप सभी को पता है ऐसा कुछ नहीं होता था। जमींदार अपनी ज़मीनों को नीलामी से बचाने के लिए कई हथकंडे अपना लेते थे और कंपनी को कोई खास मुनाफा नहीं हो पाता था। लेकिन इसके बारे में ही बढ़ा चढ़ा के इसमें बताया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक आते हैं कुदाल और हल। देखो बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा लेकिन अच्छे से समझा दूंगा मैं आपको सारा टॉपिक। कुदाल और हल, यहाँ पे हम दो राजमहल की पहाड़ी का जो एरिया है वहाँ पे दो मतलब एक तरीके से आदिवासी टाइप के लोग कह दो जो वहाँ पे रहते हैं। तो एक तो है कुदाल जिनके जीवन का प्रतीक है वो है हमारे पहाड़िया लोग, और दूसरे लोग हैं जिनको आप हल उनके जीवन का प्रतीक है वो है संथाल, ठीक है। संथाल और पहाड़िया, ये दो लोगों के बारे में हम यहाँ पे इस टॉपिक में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले राजमहल के जो पहाड़िया लोग हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए क्योंकि ये पहाड़ी इलाके में, राजमहल के पहाड़ी इलाके में रहते थे इसीलिए इनको पहाड़िया कहा जाता था। ये राजमहल की पहाड़ी के इर्द गिर्द का जो एरिया था वहाँ पे रहते थे और जंगल की उपज से वो पूरा अपना जीवन यापन करते थे। ये झूम खेती करते थे, आप सभी को मालूम है। झूम खेती यानी कि जंगल को थोड़ा बहुत झाड़ी वाड़ी को काट दिया, सफाई कर दी और वहाँ पे फिर खेती करना इस्तेमाल कर दिया। जो राख होते थे उसको खाद के रूप में इस्तेमाल कर लिया, है ना। ये सारे काम वो करते थे। खेती करने के लिए कुदाल का इस्तेमाल करते थे और ज़मीन को पूरे गहराई से नहीं खोदा करते थे, थोड़ा सा खुरच दिया उसके बाद उस पर खेती कर दी, ठीक है। पहाड़ी लोग खाने के लिए महुए का जो फूल है उसको इकट्ठा करते थे, बेचने के लिए रेशम के कोया, रॉल, कोयला, लकड़ी वगैरह इकट्ठा करते थे। पेड़ के नीचे छोटे छोटे जो पौधे
और पत्तियां जो ज़मीन पर जो होती थी या घास फूस जो होती थी वो उनके पशुओं के लिए चारा बन जाती थी, उनके पशुओं का चारे का एक स्रोत था ये, है ना। इसके अलावा शिकारियों, झूम खेती करने वाले, खाते बटोरने वाले या फिर काट कोयला बनाने वाले, रेशम के कीड़े पालने वाले के रूप में पहाड़िया लोगों की ज़िंदगी जंगल से जुड़ी हुई थी। मतलब पूरी तरीके से जंगल से जुड़े हुए थे, ये सारे काम वो जंगल में करते थे। इमली के पेड़ के नीचे झोपड़ी बना के रहते थे, आम के पेड़ की छाया में आराम करते थे। बाहरी लोग अगर इनके एरिया में आ गए ना भाई, तो खुल के विरोध करते थे। इनका अपना खुद का मुखिया होता था जो कि इनके बीच में एकता बनाए रखता था, और आपसी लड़ाई झगड़े जो होता था उसको निपटाने का काम मुखिया ही करता था। अब देखो, ये पहाड़िया लोग जो थे वो थोड़े आक्रमणकारी भी थे। किसानों की ज़मीन पर हमला कर दिया, उनके एरिया में हमला करने के बाद उनका जो भी खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसको लूट लिया। मतलब ज़्यादातर अकाल, जब क्योंकि पहाड़ी एरिया जो था वो सूखा एरिया था, तो जब अकाल पड़ता था तो उस समय ये क्या करते थे, वहाँ पे हमला करके मैदानी एरियाओं में एक तरीके से हमला कर देते थे, है ना। मैदानों में रहने वाले जो जमींदार थे वो पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर उनसे शांति खरीदते थे। यानी कि खिराज यानी कि कुछ रकम वगैरह भिजवा दिया और बोल दिया कि भाई हमारे एरिया को शांत रहने दो, यहाँ पे ज़्यादा हमला वगैरह मत करो। व्यापारी लोग भी पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्ते का इस्तेमाल करने की अनुमति के लिए कुछ पथकर देते थे। अगर कोई व्यापारी इनके पहाड़ी क्षेत्र से अगर होके जाता था तो उनको भी पथकर देना होता था, है ना। पथकर यानी कि रोड टैक्स उनको देना होता था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरी ज़िंदगी जो इनकी जो थी वो जंगलों से ही जुड़ी हुई थी। अब अंग्रेज लोग इनको भाई असभ्य, बर्बर, उपद्रवी मानते थे, जो कि मतलब एक तरीके से स्थायी खेती नहीं करते थे, अंग्रेज़ों को टैक्स नहीं दे सकते थे, है ना। तो अंग्रेज लोग इनको भाई एक तरीके से सभ्य बनाना चाहते थे, और सभ्य बना के इनसे स्थायी खेती करवाना चाहते थे, उनसे शिकार छुड़वाना चाहते थे, है ना। उनसे खेती बाड़ी करवाना चाहते थे, ठीक है, ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ले सके। तो उन्होंने क्या किया, पहाड़िया लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए दो नीति अपनाई थी 1770 के दशक में और 1780 के दशक में। 1770 के दशक में जो पहाड़िया लोगों को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई थी, उसके तहत क्या हुआ, उन्होंने उनको शिकार करना शुरू कर दिया, उनके क्रूरतापूर्वक उनको मारना स्टार्ट कर दिया। लेकिन 1780 के दशक में क्या हुआ, भागलपुर के एक जो कलेक्टर थे जिनका नाम था ऑगस्टस क्लीवलैंड, उन्होंने शांति का प्रस्ताव रखा। उन्होंने पहाड़ी मुखियाओं को लालच दिया, उनको कहा कि भाई हम आपको वार्षिक भत्ते देंगे, आप क्या करो, अपने आदमियों के चाल चलन को ठीक करो, आप उनको बस में रखो, उनसे खेती करवाओ। लेकिन बहुत सारे पहाड़ी मुखियाओं ने भत्ता लेने से मना कर दिया। जिन्होंने भत्ता लिया उनको वेतनभोगी मुखिया कहा गया। क्या कहा गया, वेतनभोगी मुखिया कहा गया, और उनको समुदाय से निकाल दिया गया। तो इस तरीके से ये कोशिश भी उनकी नाकामयाब रही। उसके बाद जमींदार और अंग्रेज मिलके क्या करते हैं, संथालों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। संथाल जो थे, आप सभी को पता है कि हल का इस्तेमाल करते थे खेती करने के लिए, और ये झूम खेती नहीं बल्कि स्थायी खेती करने के लिए तैयार थे। और इनके जीवन का प्रतीक क्या था, हल था, है ना। हल से खेती करते थे, इसीलिए इनके जीवन का प्रतीक हल था। तो 1780 के दशक में क्या होता है भाई, बहुत तेज़ी से ये बंगाल के क्षेत्र में आने लग जाते हैं, जंगलों की सफाई वफाई करके वहाँ पे स्थायी खेती करना शुरू कर देते हैं। 1832 आते आते तक क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र का जो नीचे का जो उपजाऊ ज़मीनें जो थी वो संथालों की भूमि घोषित कर दी गई, और उसका एक सीमा तय कर दिया गया कि भाई ये पूरा एरिया संथालों का होगा। और उसी एरिया को क्या कहा गया, दामिन इको, ठीक है। दामिन इको का मतलब क्या था, संथालों की भूमि। अब यहीं पे उनको रहना था, यहीं पे खेती करनी थी, हल चला के खेती करनी थी। संथालों को दी जाने वाली भूमि अनुदान पत्र में ये शर्त थी कि उनको दी गई भूमि का कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के अंदर जोता जाएगा। मतलब 10 वर्ष के लिए कहीं ना कहीं उनको ज़मीनें दी गई थी, है ना। और पूरा मतलब एक तरीके से नक्शा वगैरह तैयार करके उनका ज़मीन का जो आवंटन है वो किया गया था। यहाँ पे कुछ डाटा दे रखा है, उनकी संख्या के बारे में बता रखा है कि 1838 में इनके गाँव की संख्या मात्र 40 थी, लेकिन 1851 आते तक ये 1473 तक पहुँच गई थी इनके गाँव की संख्या। यहाँ पे आबादी बता रखा है कि इस समय संथालों की जो जनसंख्या थी लगभग 3000 के आसपास थी, लेकिन ये जो डेट है 1851 आते तक 82,000 से भी ज़्यादा इनकी संख्या हो गई थी। मतलब कितने तेज़ गति से इनकी संख्या वहाँ पे बढ़ाई गई, उनको किस तरीके से वहाँ पे बसाया गया, उसी का वर्णन ये करता है ना। तो संथालों ने भी जल्दी ही समझ लिया कि भाई उनके साथ चीज़ें ठीक नहीं हो रही है ना। उन्होंने जिन ज़मीनों को साफ करके खेती शुरू किया, वहाँ पे अंग्रेज लोग जो है या जो ज़मींदार लोग हैं उसको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। उनके ज़मीन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर ले रहे हैं उनसे। साहूकार जो है वो ब्याज देते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा
मतलब ब्याज वसूलते हैं। अगर कोई कर्ज दिया है तो बहुत ज़्यादा ब्याज वसूल रहे हैं। ज़मींदार जो लोग हैं वो दामिनी इको वाले इलाके पे अपने नियंत्रण का दावा कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए संथालों ने विद्रोह कर दिया। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 से 56 में संथालों का विद्रोह हुआ, है ना। और इसमें भाई संथालों की हार हुई, उनको मार दिया गया, उनका सफाया कर दिया गया पूरी तरीके से। तो ये था आपका बुकानन का विवरण। बुकानन आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था, है ना। उसकी यात्रा का खर्चा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया था और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही सारा कुछ तैयार करता था, रिपोर्ट वगैरह तैयार करता था। वो यात्रा करता था, हर जगह ज़मीन वगैरह की मुआयना करता था और रिपोर्ट तैयार करके ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। ठीक है, अगला आता है देहात में विद्रोह। अब हम मुंबई दक्कन की बात कर लेते हैं। देखिए, बम्बई दक्कन यानी कि इस समय का जो महाराष्ट्र का एरिया है, कर्नाटक का एरिया है ना। थोड़ा सा आप इधर मध्य प्रदेश का, एमपी का भी एरिया ले सकते हो, बम्बई दक्कन कहलाता है। तो बम्बई दक्कन में विद्रोह भी हुआ था 1875 में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो लेखा भैया जला दी गई, एनसीईआरटी में आपको टॉपिक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से ही बम्बई दक्कन जो है, बम्बई दक्कन में मतलब दक्कन में जो विद्रोह होता है उसके बारे में यहीं से बता रखा है कि ये जो आंदोलन है बम्बई दक्कन में, जो दंगा हुआ था या जो आंदोलन हुआ था, वो पुणे में एक गांव है सूपा से शुरू हुआ था। सूपा एक विपणन केंद्र था, यानी कि मंडी था, और वहाँ पे व्यापारी और साहूकार रहते थे। इस आंदोलन की शुरुआत जो है 12 मई 1875 को हुआ था। ग्रामीण किसान जो थे वो इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने साहूकारों के बही खाते जला दिए। बही खाते आप समझते हैं ना, जिसमें सारे रिकॉर्ड्स लिखे होते हैं, जिसमें सारे जो पैसे उधार वगैरह दिए जाते हैं उसको लिखा जाता है, उसको बही खाते बोलते हैं। बही खातों को जलाना स्टार्ट कर दिया, है ना। और उनके घरों में, उनके महलों में आग लगाना शुरू कर दिया, दुकानों को लूट लिया, साहूकारों के घरों को जला दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये विद्रोह शुरू होता है। अगले 2 महीने में यहाँ और भी आग फैल गई और लगभग 6500 वर्ग किलोमीटर का इलाका इसकी चपेट में आ गया। 30 से अधिक गांव इससे प्रभावित हुए, है ना। किसानों के हमले से डरकर साहूकार गांव छोड़कर भाग गए, अपनी संपत्ति और धन दौलत वहीं पर छोड़ के भागे वहाँ से। वो विद्रोह फैला तो भाई अंग्रेजों के सामने कैसी छवि थी? 1857 के विद्रोह की छवि थी अंग्रेजों के सामने। उनको लगा कि भाई 1857 का विद्रोह फिर से शुरू हो गया है ना। और लगभग 95 उन्होंने सेना बुलाई। सेना के माध्यम से उन्होंने इस पर नियंत्रण रखा। 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें दंडित किया गया। ठीक है, तो ये आपका इसके बारे में हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं बम्बई दक्कन में जो एक नई राजस्व प्रणाली लागू की गई थी उसके बारे में। तो देखिए, बम्बई दक्कन में जो राजस्व प्रणाली लागू की गई थी उसको हम रैयतवारी बंदोबस्त बोलते हैं। अब रैयतवारी बंदोबस्त में क्या था कि भाई ये सीधे रैयत के साथ ये बंदोबस्त की गई थी, यानी कि सीधा किसानों से संबंध बनाया गया था। ये इसमें रकम किससे लेनी थी? सीधा किसानों से। और अलग अलग प्रकार की भूमि से होने वाली जो आय है उसका अनुमान लगाया गया, फिर जाके टैक्स की रकम निश्चित की गई, है ना। और फिर क्या होता था कि किसानों की जो भी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग टैक्स की रकम तय की जाती थी। लेकिन हर 30 साल बाद ज़मीन का सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की रकम को फिर बढ़ा दिया जाता था। ठीक है, अब देखिए राजस्व की मांग और किसान का कर्ज। जब ये रैयतवारी बंदोबस्त मुंबई दक्कन में लागू हुआ तो उसके बाद आप देखेंगे 1820 के दशक में ये लागू किया जाता है ये बंदोबस्त। उसके बाद आप देखेंगे कि भाई किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गई थी, है ना। 1830 के दशक तक आते आते समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई। 1832 के बाद आप देखेंगे कि कृषि के उत्पादों में तेज़ी से गिरावट आती है, खेती अच्छी नहीं हो पा रही है, किसानों की आय जो है, आमदनी है, वो बहुत गिर गई है। 1832 से 34 के वर्षों में देहाती इलाके जो है वो अकाल की चपेट में आ गई थी, और है ना राजस्व इतना बढ़ गया था कि राजस्व की बकाया राशि आसमान को छूती जा रही थी। किसानों के पास पैसा उधार देने के अलावा कोई चारा नहीं था। ऋणदाता से पैसे उधार लेकर ही राजस्व चुकाया जा सकता था। जो ऋणदाता होते थे, जो ऋण देते थे, उधार पैसे देते थे, उनसे ही पैसे लेके किसान अपनी जो भी उधार है उससे बच सकते थे। अब लेकिन एक बार अगर रैयत ऋण ले लिए तो फिर उसको वापस करना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता था। हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि किसानों के पास अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, उसके लिए भी उनको कर्ज लेना पड़ता था। 1840 के दशक तक अधिकारियों को भी एहसास हो गया था कि भाई किसान कर्ज के बोझ के तले भयंकर रूप से दबते चले जा रहे हैं, और इसीलिए 1840 के दशक के मध्य तक एक तरीके से कुछ सुधार भी करने की कोशिश की जाती है। देखिए अगला टॉपिक आप सीधा देखें, यहाँ पे मेन चीज़ें जो है यहाँ पे आप समझे। फिर कपास में तेजी आई।
ठीक है। यहाँ पे होता है 1860 के दशक में आ जाते हैं हम सीधा। तो 1860 के दशक में अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली पूरे कपास की लगभग 3/4 भाग अमेरिका से ही आता था। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कपास जो है वो कहाँ से मंगाते थे, 3/4 हिस्सा आप समझ सकते हैं वो कहाँ से मंगाते थे, अमेरिका से मंगाते थे। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। डेट याद रखना भाई, MCQ में आ जाता है। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना, उसके 2 साल बाद 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना की गई थी। अब देखो, क्योंकि अमेरिका के ऊपर पूरी तरीके से ब्रिटेन जो था वो कपास के ऊपर निर्भर था, लेकिन 1861 में अमेरिका में हो जाता है गृह युद्ध, और इससे जो अमेरिका से जो आने वाला जो कपास है उसका जो आयात है वो आयात में भारी गिरावट आती है, मतलब वहाँ से कपास नहीं आ पाता है ना। तो इस वजह से क्या होता है, बम्बई के पास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने शहरी साहूकारों को बहुत ज़्यादा पैसे दिए और ऋणदाताओं को भी भाई पैसे दिए गए ताकि वो आगे किसानों को पैसे दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को उधार पैसे दे सके और उनसे कपास की खेती करवा सके, है ना। कपास की खेती के लिए सारे पैसे आवंटित किए जा रहे थे, है ना। इससे क्या हुआ भाई, ब्रिटेन को भाई कपास की पूर्ति होने लग गई, है ना। तो 1862 तक क्या स्थिति आ गई भाई, अकेले 90% जो कपास है वो कहाँ से जा रहा था, ब्रिटेन को, भारत से जा रहा था। लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक सही चली नहीं। जो ऋण का स्रोत था वो सूख चुका था, मतलब किसानों को जो जब अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय किसानों को बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत से किसान मतलब जो ऋणदाता थे वो किसानों को पैसे उधार दे देते थे क्योंकि उनको कपास की खेती करवानी थी। लेकिन अमेरिका में क्या होता है आप सभी को पता है, गृह युद्ध बहुत जल्द समाप्त हो जाती है और गृह युद्ध समाप्त होने के बाद, गृह युद्ध की समाप्ति के बाद क्या होता है कि फिर से जो ऋणदाता है किसानों से ऋण वापस मांगने लग जाते हैं और राजस्व की जो मांग है उसको बढ़ा दी जाती है ना। और इस वजह से किसान जो है वो दोबारा से ऋण के बोझ के तले दब जाते हैं। और इससे क्या होता है भाई, किसानों को अन्याय का अनुभव होता है। ऋणदाताओं ने ऋण देने से मना किया, किसान समुदाय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वह इस बात से गुस्सा थे कि ऋणदाता उनकी हालत में बिल्कुल भी तरस नहीं खा रहे हैं, है ना। ऋणदाता जो है वो रूढ़िवादी परंपराओं का उल्लंघन करते थे। जो भी ऋण मतलब जो नियम वगैरह बनाए गए थे ब्याज लगाने का, उसका वो उल्लंघन करते थे। ऋणदाता कुटिल और धोखेबाज समझे जाने लगे थे। ठीक है, अब देखो, ऋणदाताओं से किसानों को बचाने के लिए, ऋणदाताओं के चंगुल से निकालने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1800 आई थिंक 1859 होगा, ये डेट फिर से यहाँ पे गलत हो गया है, एक बार आप देख लेना, 1859 ही होगा। ठीक है, 1859 में परिसीमन कानून आता है। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया भैया डेट में, फिर से काफ़ी ज़्यादा मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से भाई, इस PDF में डेट में थोड़ा सा भाई मिस प्रिंट हो रखा है। 1859 में क्या होता है, परिसीमन कानून लाते हैं अंग्रेज लोग। ठीक है, अब परिसीमन कानून क्या था, परिसीमन कानून के तहत ये था कि जो ऋणदाता और रैयत के बीच जो भी ऋण पत्र हस्ताक्षर हुए हैं वो 3 वर्ष के लिए ही मान्य होंगे, है ना। मतलब कि एक ऋण पत्र जो हस्ताक्षर किया गया है किसान के द्वारा, वो 3 वर्ष के लिए ही उस पर ऋणदाता ब्याज वगैरह वसूल सकते हैं, है ना। इसका मेन पर्पस ये था कि ब्याज की रकम को ज़्यादा लंबे समय तक बढ़ने से रोकना, इसके लिए किया गया था। लेकिन ऋणदाता बहुत तेज़ थी, बहुत चालू थे, उन्होंने इसको भी घुमा फिरा के अपने पक्ष में कर लिया। वो हर 3 वर्ष बाद क्या करवाते थे, ऋणदाताओं से एक नया ऋण पत्र हस्ताक्षर करवा लेते थे और उस ऋण पत्र पे पुरानी जो रकम होती थी उसको भी ऐड करते थे, नई रकम जो होती थी, ब्याज वाली जो रकम होती थी उसको भी मूलधन में शामिल कर लेते थे और फिर नए सिरे से ब्याज लगाते थे। और इस वजह से ऋणदाता कभी, मतलब जो किसान है वो कभी भी ऋणदाताओं के चंगुल से नहीं छूट पाते थे। तो ये स्थिति थी ऋणदाताओं की। ठीक है, आगे अगला टॉपिक आता है दक्कन दंगा आयोग के बारे में। देखो, दक्कन में जो दंगा हुआ था उसके छानबीन के लिए एक आयोग बैठाया जाता है जिसको दक्कन दंगा आयोग कहा जाता है। उसने दक्कन में जो भी दंगा हुआ उसकी जांच पड़ताल की, जो भी चश्मदीद गवाह थे उनके बयान लिए और एक रिपोर्ट तैयार कर दिया। और उस रिपोर्ट को 1878 में ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पेश किया गया और उस पर फिर विचार विमर्श हुआ था। ठीक है, तो ये दक्कन दंगा आयोग के बारे में था। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने समझाया है समझ में आ गया होगा। रिवीजन वीडियो थी, थोड़ा सा तेज़ी में हम समझे हैं, लेकिन आपने अगर एनिमेटेड वीडियो को देख रखा है तो एक एक चीज़ें बिल्कुल आपके दिमाग में छप गया होगा। नहीं भी देखा होगा तो भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है,
चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।